एक्सीलेंट विजन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था सम स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक, यानी कुछ महत्वपूर्ण ब्रेक थी, कुछ विशेष प्रकार की ब्रेक्स थी, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था पहला स्पेशल टाइप का ब्रेक आपका था हैवी ड्यूटी ब्रेक, दूसरा था पेविंग ब्रेक और तीसरा था आपका परफोरेटेड ब्रेक और नेक्स्ट था आपका हॉलो या सेलुलर या कैविटी ब्रेक। उसके बाद था आपका बुल नोज ब्रेक और भी कई ब्रेक्स थी और एक कूपिंग ब्रेक भी हम लोगों ने पढ़ा था और लास्ट थी आपकी फायर ब्रेक। तो फायर ब्रेक का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। फायर ब्रेक के टाइप के बारे में पढ़ लिया था। पहला था एसिडिक, दूसरा था बेसिक और तीसरा था न्यूट्रल। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। उसके आगे मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे सब्स्टिट्यूट ऑफ क्ले ब्रिक, यानी क्ले ब्रिक का स्थान किन किन ब्रिकों ने लिया, क्ले ब्रिक के प्रयोग पर का प्रयोग क्यों नहीं किया जाने लगा। तो जैसा कि क्ले सभी लोग जानते होंगे खेतों से प्राप्त होती है। क्ले एक प्रकार की मिट्टी है जो खेतों से प्राप्त होती है और खेतों से प्राप्त होने के कारण तो खेतों की उर्वरता है, क्योंकि ईंट की मांग ज्यादा बढ़ती जा रही है। ईंट की मांग बढ़ने के कारण क्ले की मांग बढ़ रही है और क्ले की मांग बढ़ने के कारण खेतों की मिट्टी निकाली जा रही है, जिससे खेतों की उर्वरता कम होती जा रही है। जब खेतों की उर्वरता कम हो रही है तो फसल कम उगेगा और साथ ही साथ उस क्ले ब्रिक को पकाने के लिए, जो क्ले के द्वारा ब्रिक बनती है, उसको पकाने के लिए अधिक मात्रा में फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी ईंधन की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो क्ले ब्रिक थी उसके स्थान पर अन्य ब्रिकों का निर्माण किया गया। उसी के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे सब्स्टिट्यूट ऑफ क्ले के बारे में। जो टॉपिक है आपका सब्स्टिट्यूट ऑफ क्ले ब्रिक, यानी क्ले ब्रिक का स्थान किन किन ब्रिकों ने लिया। तो क्ले ब्रिक के स्थान पर पहली ब्रिक आपकी बनाई गई कंक्रीट ब्लॉक। तो जैसा कि जब हम लोग स्टोन लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंक्रीट ब्लॉक के बारे में, जो आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और सीमेंट को मिलाकर बनाया जाता था। क्या बनती है कंक्रीट ब्लॉक जो आपकी होती है और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर को मिलाकर बनाई जाती है। तो इसके बारे में अध्ययन हम लोग पहले ही कर चुके हैं स्टोन लेक्चर में, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आपका है सैंड लाइम ब्रिक। क्ले ब्रिक के स्थान पर जो दूसरी ब्रिक है आपकी सैंड लाइम ब्रिक। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस ब्रिक में आपका सैंड और लाइम में इंग्रेडिएंट होंगे। तो आइए देखते हैं सैंड और लाइम की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें आपकी सैंड की मात्रा 88 से 92% होती है और लाइम की मात्रा 8 से 12% होती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैंड लाइम ब्रिक में सैंड का प्रोपोर्शन कितना होता है या परसेंटेज कितना होता है। तो 88 से 92% और लाइम का परसेंटेज कितना होता है तो 8 to 12%, यानी 8 से 12%। तो सैंड लाइम ब्रिक कैसे बनती है, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैंड लाइम ब्रिक, यानी सैंड लाइम ब्रिक का निर्माण कैसे करते हैं, उसको तैयार कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है तैयार करने का, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे सैंड लाइम ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं और वे इंग्रेडिएंट कैसे होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो जो सैंड यूज किया जाता है 88 से 92%, वो आपकी सैंड वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि जो सैंड होगी उसमें सभी साइज के पार्टिकल समान प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि किसी सैंड को लिया जाए तो उसमें व्हाइट्स होते होंगे, तो जो बड़े पार्टिकल होंगे उनके बीच व्हाइट्स होगा, उनके बीच व्हाइट्स उससे छोटे पार्टिकल के द्वारा भरे जाएंगे, फिर उन छोटे पार्टिकल के बीच व्हाइट्स होगा तो उन व्हाइट्स को उससे छोटे पार्टिकल भरेंगे, तो वही व्हाइट्स यानी समान साइज के पार्टिकल समान प्रोपोर्शन में होने चाहिए, यानी सभी साइज के पार्टिकल समान प्रोपोर्शन में होने चाहिए। यही आपका वेल ग्रेडेड का मतलब है।
और जो सैंड होनी चाहिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर इत्यादि नहीं होने चाहिए। यानी फिर से सुन लीजिएगा, जो सैंड यूज किया जाएगा वो वेल ग्रेडेड होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर इत्यादि, ऑर्गेनिक मैटर में जैसे जिप्सम, घास फूस इत्यादि नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी सैंड 88 से 92% यूज किया जाता है। लाइम 8 से 12% ऐसी लाइम का यूज किया जाता है जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। कैल्शियम की मात्रा अधिक होने का मतलब, यदि कैल्शियम अधिक होगा तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, इसलिए जो लाइम यूज किया जाएगा उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट है आपका वाटर, क्योंकि जब क्ले ब्रिक भी बना रहे हैं तो उसमें हम लोग वाटर का यूज कर रहे थे, इसमें भी हम लोग सैंड लाइम ब्रिक को बनाने के लिए वाटर का यूज करेंगे। तो जो वाटर आपका होना चाहिए उसमें सॉल्युबल साल्ट की मात्रा, सॉल्युबल साल्ट या ऑर्गेनिक मेटल की मात्रा 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो वाटर यूज किया जाएगा उसमें सॉल्युबल साल्ट या ऑर्गेनिक मेटल की मात्रा 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और लास्ट इंग्रेडिएंट यदि हम ब्रिक को रंग प्रदान करना चाह रहे हैं तो पिगमेंट का यूज करते हैं। पिगमेंट मतलब रंग वर्णक का यूज करते हैं, यानी सैंड लाइम ब्रिक को कलर प्रदान करने के लिए रंग वर्णक का यूज किया जाता है। और जो रंग वर्णक की मात्रा होती है वो ब्रिक के टोटल वेट का 0.2 से 0.3% तक होनी चाहिए। यानी पिगमेंट जो यूज किया जाएगा उसमें ब्रिक का उसका जो मात्रा होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, वो ब्रिक के टोटल वेट का 0.2 से 0.3% तक होनी चाहिए। तो ये था आपका इंग्रेडिएंट सैंड लाइम ब्रिक के लिए जो ब्रिक बनाई जाती है, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद आइए अध्ययन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो मैंने बताया कि वाटर आपका 3 से 5% होगा। तो ध्यान दीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे सैंड लाइम ब्रिक की। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है उसको लेंगे, सैंड लाइम और पिगमेंट को आपस में मिक्स करने के बाद, सैंड लाइम और पिगमेंट को आपस में जितनी जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में लेकर उसको 3 से 5% वाटर में मिला दिया जाता है। यानी सैंड लाइम और पिगमेंट की जितनी जितनी क्वांटिटी लेनी है उस क्वांटिटी को लेकर उन तीनों इंग्रेडिएंट को 3 से 5% वाटर में आसानी से होमोजेनियसली मिक्स कर लिया जाता है। मिक्स करने के बाद इसे स्पेशली डिजाइन यानी जब मिक्स करके हम एक होमोजेनियस मास प्राप्त करेंगे, उसके बाद जो मटेरियल प्राप्त होगा उसकी माउल्डिंग स्पेशली डिजाइन रोटरी टेबल प्रेस मशीन में मैकेनिकल मीन्स के द्वारा की जाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। सैंड लाइम और पिगमेंट में 3 से 5% वाटर लेकर होमोजेनियस मास प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जो मटेरियल प्राप्त होगा उसकी मॉडलिंग स्पेशली डिजाइन रोटरी टेबल प्रेस मशीन में मैकेनिकल मीन्स के द्वारा की जाती है। तो चूंकि नाम आया प्रेस, यानी प्रेशर भी इसमें होगा, तो जो मशीन का प्रेशर होता है वो 31.5 से 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो इतने प्रेशर के अंतर्गत मॉडलिंग की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि जब जो ब्रिक होती है वो आपकी सेमी ड्राई कंडीशन में आ जाती है। जब सेमी ड्राई कंडीशन में आ जाएगी तो इस पे क्लोज चैम्बर में ले जाते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका जो ब्रिक होगा वो सेमी ड्राई कंडीशन में आ जाएगा इतने प्रेशर के बाद, तो उसको एक क्लोज चेम्बर में ले आते हैं। और जो चेम्बर होता है उसका जो प्रेशर होता है, इधर देख लीजिएगा, क्लोज चेम्बर में आपकी स्टीम प्रोवाइड की जाती है। और जो स्टीम का प्रेशर होता है 0.85 से 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। फिर से सुन लीजिएगा कि सैंड लाइम पिगमेंट को आपस में मिलाकर 3 से 5% वाटर लेकर से होमोजेनियसली मिक्स करके होमोजेनियस मास प्राप्त करते हैं। उसके बाद मटेरियल की मोल्डिंग स्पेशली डिजाइन रोटरी टेबल प्रेस मशीन में मैकेनिकल मीन्स के द्वारा की जाती है। और जो उसका प्रेशर होता है वो 31.5 से 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच होता है। उसके बाद जब मटेरियल या भी एक सेमी ड्राई कंडीशन में आ जाती है तो उसको एक क्लोज चैम्बर में ले आते हैं और उसमें स्टीम प्रोवाइड किया जाता है। और जो स्टीम का प्रेशर होता है वो 0.85 से 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है। ब्रिक को इस कंडीशन में 6 से 12 घंटे के लिए रखते हैं। 6 से 12 घंटे के लिए रखते हैं और इस कंडीशन को हम लोग ऑटोक्लेविंग कहते हैं। यानी सेमी ड्राई कंडीशन के बाद उसको एक चैम्बर में ले आते हैं। चैम्बर में स्टीम प्रोवाइड की जाती है और जो स्टीम का प्रेशर होता है वो 0.85 से 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है। और इस ब्रिक को 6 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑटोक्लेविंग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाकर करते क्या है कि जो सैंड और आपका लाइम है उसके बीच इंटरेक्शन को बढ़ाया जाता है। यानी टेम्परेचर को बढ़ाकर सैंड और लाइम के बीच के इंटरेक्शन मतलब रिएक्शन को बढ़ाया जाता है। सैंड और लाइम के बीच के इंटरेक्शन को बढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन जब रिएक्शन बढ़ेगा तो जो सैंड का सिलिका होता है और लाइम का कैल्शियम आपस में क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेते हैं, यानी CaSiO3 बना लेते हैं। इसलिए इस ब्रिक को कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक भी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बारे में। सैंड लाइम पिगमेंट को आपस में लेकर उसमें 3 से 5% वाटर मिलाकर होमोजेनियसली मिक्स करके होमोजेनियस मास प्राप्त करते हैं। उसके बाद मटेरियल की मोल्डिंग स्पेशली डिजाइन रोटरी टेबल प्रेस मशीन में मैकेनिकल मीन्स के द्वारा की जाती है। और जो उसका प्रेशर होता है वो 31.5 से 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है। उसके बाद जब मटेरियल सेमी ड्राई कंडीशन में आ जाता है तो उसको एक क्लोज चैम्बर में ले आते हैं और क्लोज चैम्बर में स्टीम प्रोवाइड की जाती है। और जो स्टीम का प्रेशर होता है वो 0.85 से 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है। और इस ब्रिक को 6 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही रखते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑटोक्लेविंग कहते हैं। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाकर सैंड और लाइम के बीच के रिएक्शन को बढ़ाया जाता है, जिससे सैंड का सिलिका और लाइम का कैल्शियम आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेते हैं। इसलिए इस ब्रिक को कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक भी कहा जाता है। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूट ऑफ क्ले ब्रिक के अंतर्गत सैंड लाइम ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे और कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे तीसरा जो ब्रिक है फ्लाई एश ब्रिक, उसके बारे में। आइए फ्लाई एश ब्रिक को पढ़ने से पहले जो हम लोगों ने फायर ब्रिक पढ़ा उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक
या फायर ब्रिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक बनेगी उसमें जो सॉल्वर साल्ट होना चाहिए वो 0.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चूंकि उस ब्रिक में सॉल्वर साल्ट की मात्रा अधिक नहीं है, इसलिए जब सॉल्वर साल्ट या एल्कलीज की मात्रा अधिक नहीं होगी तो जो ई फ्लोरेंस की समस्या होगी वो भी नहीं होगी, यानी इस ब्रिक में ई फ्लोरेंस की समस्या नहीं होती है। पहली प्रॉपर्टी यही हो जाएगी। उसके बाद चूंकि मैंने बताया था उसमें सैंड की मात्रा अधिक है, तो चूंकि सैंड का जब कॉम्पैक्ट होगी तभी उसका फायर के प्रति रेजिस्टेंस अच्छा होगा, तो सैंड की मात्रा अधिक होने के कारण उसका फायर के प्रति रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा फायर के प्रति रेजिस्टेंस कम होता है। फायर के प्रति रेजिस्टेंस कम होता है। उसके बाद चूंकि सैंड की मात्रा अधिक होती है तो उसकी हार्डनेस भी कम होगी। तीसरा हो जाएगा आपका हार्डनेस कम होती है, यानी हार्डनेस कम होगा तो इसका प्रयोग हम लोग पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे, यानी जब हार्डनेस कम होगा तो उसका प्रयोग पेमेंट में नहीं किया जाता है। और चौथा प्रॉपर्टी है इसकी कि इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो आपका 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है। क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए इसका प्रयोग हम लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में इसका यूज हम लोग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है। इसके बाद इसकी शेप और साइज जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। और कलर भी इसका यूनिफॉर्म होता है। तो जब शेप और साइज यूनिफॉर्म होती है तो यदि इस पर प्लास्टर अप्लाई किया जाए तो इस पर मसाले की मात्रा यानी मोर्टार की मात्रा कम लगती है। तो छठी प्रॉपर्टी यही हो जाएगी कि यदि कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक का हम लोग यूज प्लास्टरिंग में करते हैं तो उस पर मोर्टार की मात्रा कम लगती है, क्योंकि उसका शेप और साइज यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए उसमें मोर्टार की मात्रा कम लगती है। उसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टी थी फायर ब्रिक या कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक की। पहली थी आपकी फ्लोरेंस की समस्या नहीं होती है, क्योंकि सल्फर साल्ट या एल्कलीज की मात्रा कम होती है। फायर के प्रति रेजिस्टेंस कम होता है, हार्डनेस कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग पेमेंट में नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी थी कि शेप और साइज यूनिफॉर्म होती है और कलर भी यूनिफॉर्म होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी यही थी कि शेप और साइज यूनिफॉर्म होने के कारण जब इस प्लास्टरिंग करते हैं तो इस पर मोर्टार की मात्रा कम लगती है। इसके बाद आइए देख लेते हैं तीसरे सब्स्टिट्यूट ऑफ क्ले ब्रिक के बारे में। तीसरा है आपका फ्लाई एश ब्रिक। तो जो फ्लाई एश ब्रिक बनती है वो आपकी फ्लाई एश से ही बनती है, क्योंकि नाम ही आया है फ्लाई एश। तो फ्लाई एश से बनती है। फ्लाई एश प्राप्त कहाँ से होता है? जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, यानी जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां से जो बेकार मटेरियल प्राप्त होता है वो आपका फ्लाई एश होता है। तो वहीं से हम लोग फ्लाई एश प्राप्त करते हैं, यानी थर्मल पावर प्लांट से वेस्टेज के रूप में निकलने वाले फ्लाई एश से हम लोग फ्लाई एश ब्रिक बनाते हैं। और जो फ्लाई एश होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है, वह लंग्स को भी नुकसान कर सकता है, यानी फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है और वातावरण को भी खराब करता है। तो इसलिए फ्लाई एश का यूज हम लोग ब्रिक बनाने में कर लेते हैं, तो उसका उपयोग बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त होने वाले वेस्टेज के रूप में निकलने वाले मटेरियल फ्लाई एश से हम लोग फ्लाई एश ब्रिक बनाते हैं। बात आती है फ्लाई एश में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो फ्लाई एश में आपका सिलिका यानी SiO2 और एल्यूमिना यानी Al2O3 और आयरन ऑक्साइड होता है। यानी फ्लाई एश में आपका सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो जो है फ्लाई एश ब्रिक होती है उसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो इसका यूज हम लोग फ्लाई एश
सैंड और लाइम का यूज करते हैं। यदि इसका प्रपोर्शन पूछ लिया जाए तो 80:13:7 होता है। यानी जो फ्लाई एश ब्रिक होती है और फ्लाई एश सैंड और लाइम से मिलकर बनी होती है, उसमें फ्लाई एश का अनुपात 80, सैंड का 13 और लाइम का 7, यानी फ्लाई एश सैंड और लाइम का रेशियो जो होता है वो 80:13:7 होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लाई एश ब्रिक बनाने के लिए फ्लाई एश और सैंड और लाइम का रेशियो कितना होता है, तो आपका 80:13:7 होता है। और ये जो ब्रिक होती है वो जो आपकी ओरिजिनल ब्रिक होती है या मेन ब्रिक जो होती है, क्ले ब्रिक होती है, उससे सस्ती भी होती है और उससे हल्की भी होती है। तो यदि बात किया जाए कि कितनी हल्की होती है, तो यह क्ले ब्रिक से 20% हल्का होता है। यानी जो फ्लाई एश ब्रिक है वो क्ले ब्रिक से 20% हल्की होती है। और यदि सस्ते की बात की जाए तो यह क्ले ब्रिक से 10 से 15% सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है और हल्का क्यों होता है? क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल प्राप्त होता है वो स्वयं भी बहुत हल्का होता है, और जब वह हल्का होगा तो आपकी ब्रिक भी हल्की होगी। और जो फ्लाई एश होता है वो वेस्टेज के रूप में है, इसलिए अन्य जगहों पर इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग ब्रिक बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि फ्लाई एश कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो ओवर ब्रिजेस बनते हैं और उस पर जो चढ़ाव होता है, उस चढ़ाव के नीचे मिट्टी न भर के फ्लाई एश को भी भर दिया जाता है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपकी थी सब्स्टिट्यूट ऑफ क्ले के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के बारे में। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूट ऑफ क्ले ब्रिक। इसके आगे आइए हम लोग अध्ययन करेंगे सैंपलिंग और टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के बारे में। तो आइए देखते हैं टेस्टिंग और सैंपलिंग के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी टेस्ट करते हैं उसके पहले हम लोग उस जिस चीज का टेस्टिंग करना होता है उसका सैंपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिक की सैंपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सैंपलिंग ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक की टेस्टिंग आपकी दो तरीके से की जाती है। आपकी फिजिकल टेस्ट होता है और एक आपका डायमेंशन टेस्ट होता है। तो डायमेंशन टेस्ट के लिए कितना सैंपल आप ब्रिक लेंगे और फिजिकल टेस्ट के लिए कितना सैंपल आप ब्रिक लेंगे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। सैंपलिंग ऑफ ब्रिक किस आईएस कोड के अंतर्गत किया जाता है? तो IS 5454 के अनुसार किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड 5454 के अनुसार ब्रिक की सैंपलिंग की जाती है। तो आइए देखते हैं डायमेंशन टेस्ट के लिए कितना सैंपल लेंगे। डायमेंशन टेस्ट के लिए तो ध्यान दीजिएगा, जो IS कोड है उसने नंबर ऑफ ब्रिक के आधार पर सैंपल ऑफ ब्रिक को डिसाइड किया है। तो आइए देखते हैं डायमेंशन टेस्ट के लिए यदि ब्रिक की संख्या 2001 से 10,000 तक है तो हम लोग टेस्टिंग के लिए 20 ब्रिक लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि ब्रिक की संख्या या नंबर ऑफ ब्रिक 2001 से 10,000 तक है तो जो ब्रिक लेंगे हम लोग वो 20 ब्रिक लेंगे। और यदि ब्रिक की संख्या 10,001 से 35,000 तक है तो ब्रिक की संख्या हम लोग 32 लेंगे। और यदि ब्रिक की संख्या 35,001 से 50,000 तक है तो ब्रिक हम लोग 50 ब्रिक लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि ब्रिक की संख्या 2001 से 10,000 तक है तो 20 ब्रिक लेंगे, और यदि 10,001 से 35,000 तक है तो 32 ब्रिक लेंगे, और यदि 35,001 से 50,000 तक है तो हम लोग 50 ब्रिक लेंगे। आइए फिजिकल टेस्ट के लिए देख लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट के लिए यदि ब्रिक की संख्या 2001 से 10,000 तक है तो ब्रिक हम लोग 5 ब्रिक लेंगे, और यदि 10,001 से 35,000 तक है तो 10 ब्रिक लेंगे, और यदि 35,001 से 50,000 तक है तो हम लोग 15 ब्रिक लेंगे।
अब बात आती है कि 2001 से यदि ब्रिक कम है तब कितनी ब्रिक लेंगे। तो यदि 2001 से कम ब्रिक है तो उसका डिसाइड उसको आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है, यानी जिस भट्टे से हम ईंट ले आ रहे हैं उस भट्टे का जो आपका फाउंडर होगा या जो मैन्युफैक्चरर होगा वह डिसाइड करता है कि कितनी ब्रिक आपकी सैंपल के लिए या टेस्ट के लिए, यानी सैंपल के रूप में कितनी ब्रिक टेस्टिंग के लिए लिया जाएगा। यानी आईएस कोड ने 50,000 से अधिक ईंटों की संख्या के लिए सैंपलिंग को डिसाइड नहीं किया है। और यदि ब्रिक की संख्या 2001 से कम है तो जो सैंपलिंग के लिए टेस्टिंग के लिए सैंपल के रूप में ब्रिक ली जाएगी वह ब्रिक सैंपलिंग के लिए टेस्टिंग के लिए मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। तो यही आपका नोट पॉइंट था कि यदि ब्रिक की संख्या 2000 से कम है तो टेस्टिंग के लिए सैंपल ऑफ ब्रिक कितना लिया जाए ये आपका मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। और दूसरा नोट पॉइंट कि आईएस कोड ने 50,000 तक की ईंटों की संख्या के लिए टेस्टिंग के लिए सैंपल ऑफ ब्रिक को डिसाइड किया है। उसके आगे यदि ब्रिक की संख्या 50,000 से अधिक है तो आईएस कोड ने डिसाइड नहीं किया है कि कितनी ब्रिक सैंपल के रूप में ली जाएगी। तो ये आपका था सैंपलिंग ऑफ ब्रिक। उसके आगे सैंपलिंग हो गया तो उसके आगे आइए हम लोग अध्ययन करते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था टेस्ट आपका 2 क्लासों में क्लासिफाई है, डायमेंशन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब पिछला वीडियो यदि आप लोग देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि जो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक है वो आपकी आईएस कोड 3495 पार्ट के अनुसार की जाती है। आईएस 3495 के अनुसार की जाती है। अब जो टेस्टिंग होंगे वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिसाइड किए जाएंगे। तो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक आईएस कोड 3495 के अनुसार की जाती है। इसके अंतर्गत पहला टेस्ट है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये आपका जो टेस्ट होता है आईएस 3495 पार्ट फर्स्ट के अनुसार किया जाता है। यानी जो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो किस आईएस कोड के अनुसार किया जाता है तो आईएस कोड 3495 पार्ट फर्स्ट के अनुसार आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। तो आइए प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो ब्रिक का सैंपल लेंगे उसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख देते हैं। यानी जो टेस्टिंग के लिए ब्रिक लेंगे सैंपल के रूप में उसको रूम टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख देते हैं। ये आपका पहला स्टेप था। उसके बाद क्या करते हैं कि जो ब्रिक में फ्राग होता है पानी से निकालकर ब्रिक के फ्राग में स्टैंडर्ड सीमेंट और स्टैंडर्ड सैंड के मोर्टार को भर दिया जाता है। तो इसका अनुपात होता है वो आपका 1:3 होता है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो फ्राग में आपका मोर्टार भरा आता है उसका रेशियो कितना होता है, यानी सीमेंट और स्टैंडर्ड सैंड का, तो 1:3 होता है। उसके बाद क्या करते हैं जब मोर्टार भर लेते हैं तो उसके बाद जो ब्रिक होती है उसको जूट के जूट के बोरे होते हैं वो नमी वाले होते हैं। नमी वाले जूट के बोरे में लपेट कर 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। तो पहला जो स्टेप था वो आपका रूम टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए सैंपल को डुबा देते हैं, सैंपल ऑफ ब्रिक को। उसके बाद फ्राग में सीमेंट और स्टैंडर्ड सैंड का 1:3 का मसाला भर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि सैंपल को 24 घंटे के लिए यानी ब्रिक को जूट के नमी वाले जूट के बोरे में लपेटकर 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जूट के बोरों से ब्रिक को निकालकर लगभग 3 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता है, यानी पानी में डुबो दिया जाता है। और उसके बाद जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना होता है तो ब्रिक को निकाल लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में ब्रिक को रखा जाता है और
उस जो ब्रिक रखी जाती है उसका फ्रॉग वाला फेस ऊपर होता है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉग वाला फेस ऊपर होता है। और उस ब्रिक के दोनों सरफेस पर 3 mm थिकनेस का प्लाई लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉग वाला फेस ऊपर रहेगा और जो ब्रिक होगी उसके ऊपरी और निचले सरफेस पर 3 mm थिकनेस का प्लाई लगा दिया जाता है। प्लाई इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि जो लोड हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से हो सके। उसके बाद 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लोड लगाया जाता है। और जिस लोड पर ब्रिक आपकी टूट जाती है, टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, उस लोड को सरफेस एरिया से डिवाइड करके जो वैल्यू प्राप्त होती है, सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया जाता है और जो वैल्यू प्राप्त होती है वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है। यानी प्रोसीजर फिर से सुन लीजिएगा कि जो ब्रिक होगी उसको रूम टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए पानी में डुबो दिया जाएगा। उसके बाद उसको निकालकर उसके फ्रॉग में 1:3 का सीमेंट स्टैंडर्ड सैंड का मसाला भर दिया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के लिए नमी वाले जूट के बोरों में लपेट कर रख दिया जाएगा। उसके बाद ब्रिक को जूट के बोरों से निकालकर लगभग 3 दिन के लिए पानी में डुबो देते हैं। उसके बाद जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग करनी होती है तो उसको निकालकर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में ले जाकर रख देते हैं और फ्रॉग वाला फेस ऊपर रखते हैं। और जो ब्रिक होती है उसके दोनों सरफेस पर 3 mm थिकनेस का प्लाई लगा दिया जाता है। प्लाई इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो लोड हो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। उसके बाद 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लोड लगाया जाता है और जिस लोड पर आपकी ब्रिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है उस लोड को सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया जाता है और जो वैल्यू आती है वही आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है उस ब्रिक की। उसके बाद एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि यदि किसी क्लास का ब्रिक लिया गया है, किसी भी क्लास का ब्रिक लिया जाए और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाए तो उस ब्रिक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो डिफरेंस आना चाहिए वो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी फिर से समझ लीजिएगा कि जो इंडिविजुअल ब्रिक होती है, इंडिविजुअल ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग क्लास के ब्रिक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 20% से अधिक नहीं गिननी चाहिए। यानी जो इंडिविजुअल ब्रिक होगी इंडिविजुअल ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करेस्पॉन्डिंग क्लास के ब्रिक के एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 20% से अधिक नहीं गिनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बात क्या कहना चाह रहे हैं हम। जो इंडिविजुअल ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो करस्पॉन्डिंग क्लास के ब्रिक के एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ब्रिक लिया जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्वालिटी के बारे में। फर्स्ट क्लास ब्रिक लिया, उसका अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में उसकी टेस्टिंग किया और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए इसके अनुसार जो नोट पॉइंट कह रहा है, कह रहा कि 20% से अधिक नहीं गिननी चाहिए। यानी यदि 10 का 20% निकाल दिया जाए 2 आ रहा है। यानी टेस्टिंग के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यही बात कहना चाह रहे हैं हम कि जो इंडिविजुअल ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, यानी जिस ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जा रहा है उस ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो पहले होना चाहिए उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 20% से अधिक नहीं गिनना चाहिए। यानी फिर से सुन लीजिएगा, मान लीजिए फर्स्ट क्लास की ब्रिक लिया, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि हम लोग जानते हैं 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से
कम नहीं होनी चाहिए। तो जो टेस्टिंग के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए वो 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि 20% से अधिक नहीं गिरना चाहिए। तो 10 का 20% निकालेंगे 2 आएगा, यानी 8, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यही 20% का रहा। 20% से अधिक नहीं गिरना चाहिए, यानी 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए उस ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यही नोट पॉइंट है। बहुत ज्यादा पूछा गया है कि जो इंडिविजुअल ब्रिक होगा उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी इंडिविजुअल ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग क्लास के ब्रिक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कितने % कम होना चाहिए, कितने % से अधिक नहीं गिरना चाहिए। तो आंसर आपका होगा 20%। कभी कभी 15% भी आ जाता है ऑप्शन में, तो 15% भी कभी कभी सही हो जाता है। तो यह था आपका पहला टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। उसके बाद आइए दूसरा टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आपका 2 तरह से किया जाता है। पहला है कोल्ड वाटर टेस्ट और दूसरा है 5 आवर बॉइलिंग टेस्ट। पहला था कोल्ड वाटर टेस्ट, दूसरा है 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट। तो ये टेस्ट आपका किस IS कोड के अनुसार किया आता है? तो IS कोड 3495 पार्ट 2 के अनुसार आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाता है। तो कोल्ड वाटर टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रिक को 24 घंटे के लिए ओवन ड्राई करते हैं। यानी सबसे पहले ब्रिक को हम लोग क्या करते हैं, ओवन ड्राई करते हैं फॉर 24 आवर, और उसके बाद उसका वेट कर लेते हैं। माना वेट W1 आया है। उसके बाद 24 घंटे के लिए पानी में डुबो देते हैं। 24 घंटे के लिए ही, और उसका उसका वेट कर लेते हैं। हमारा वेट W2 आया। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उसका फार्मूला हो जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। तो सबसे पहले 24 घंटे के लिए इसको ओवन ड्राई करते हैं। उसके बाद पानी में डुबोकर 24 घंटे के लिए उसका वेट कर लेते हैं। माना हुआ वेट W2 है। जो वाटर एब्जॉर्प्शन आएगा वो परसेंटेज में आएगा। फार्मूला होता है W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। आइए दूसरा टेस्ट देख लेते हैं, 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि ब्रिक को सबसे पहले 24 घंटे के लिए ओवन ड्राई करते हैं। उसका वेट कर लेते हैं। माना है वेट W1 है, यानी W1 जो है वो ड्राई वेट है। 24 घंटे ओवन ड्राई करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं कि 5 घंटे के लिए बॉइलिंग वाटर में रख देते हैं। उसके बाद बॉइलिंग वाटर से निकालकर 16 से 18 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि पुनः इसका वेट कर लिया जाता है, और माना हुआ वेट W2 है, यानी 5 आवर, यानी W2 जो आपका होगा 5 घंटे बॉइलिंग वाटर में रखने के बाद 16 से 19 घंटे तक ठंडा करने के बाद। तो जो सूत्र हो जाएगा परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन का, वो आपका हो जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। एक नोट पॉइंट है, फार्मूला है आपका सैचुरेशन फैक्टर। वो आपका फार्मूला है वाटर एब्जॉर्प्शन इन कोल्ड वाटर टेस्ट बटे वाटर एब्जॉर्प्शन इन 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट। तो आपका फार्मूला है सैचुरेशन फैक्टर का वाटर एब्जॉर्प्शन इन कोल्ड वाटर टेस्ट अपॉन वाटर एब्जॉर्प्शन इन 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट। तो जैसा कि जब हम लोग
गुड क्वालिटी ब्रिक के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यानी गुड क्वालिटी ब्रिक की क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि जो गुड क्वालिटी की ब्रिक होनी चाहिए उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो उस ब्रिक के टोटल ड्राई वेट के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक आपका नोट पॉइंट हो जाएगा कि जो गुड क्वालिटी ब्रिक होती है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन उसके टोटल ड्राई वेट के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका नोट पॉइंट था। तीसरा आपका टेस्ट है, तीसरा और लास्ट टेस्ट है ई फ्लोरेंस टेस्ट। ये आपका जो टेस्ट होता है ये IS 3495 पार्ट 3 के अनुसार होता है। IS 3495 पार्ट 3। तो IS 3495 पार्ट 3 के अनुसार कौन सा टेस्ट होता है? तो ई फ्लोरेंस टेस्ट यानी उत्पुलन परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है कि जो ब्रिक का सैंपल होता है उस सैंपल को लेकर 150 mm डाया वाले एक डिस्क होता है, उसमें हेड वाइज स्टैंड कर देते हैं। स्टैंड कर देने का मतलब कि खड़ा कर देते हैं, हेड वाइज मतलब खड़ा ईट को खड़ा कर देते हैं। 150 mm डाया वाला डिस्क होता है, उसमें हेड वाइज उसको स्टैंड कर देते हैं। उसके बाद स्टैंड करने के बाद 25 mm हाइट तक उसमें पानी भर दिया जाता है। यदि प्रोसीजर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि 150 की ब्रिक के सैंपल को 150 mm डाया वाले डिस्क में हेड वाइज स्टैंड कर देते हैं। फिर से सुन लीजिएगा कि जो ब्रिक का सैंपल होता है उसको 150 mm डाया वाले डिस्क में हेड वाइज स्टैंड कर देते हैं। उसके बाद उस डिस्क में 25 mm हाइट तक वाटर भर दिया जाता है। उसके बाद यह अलाउ किया जाता है कि जो पानी है वह पानी ब्रिक के द्वारा सोख लिया जाए। या तो इवेपोरेट हो जाए। यानी 25 mm हाइट तक पानी भरने के बाद यह अलाउ किया जाता है कि या तो पानी ब्रिक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए या तो पानी इवेपोरेट हो जाए। इवेपोरेट हो जाने के बाद जब पानी पूरा खत्म हो जाता है तो पुनः 25 mm हाइट तक पानी भर दिया जाता है। पुनः 25 mm हाइट तक पानी भर दिया जाता है। और पानी भरने के बाद फिर यह अलाउ किया जाता है कि या तो पानी ब्रिक के द्वारा सोख लिया जाए या तो इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद यदि ब्रिक पर यानी यह वर्ड आपका फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिएगा। इसके बाद यदि ब्रिक के सरफेस पर व्हाइट या ग्रे कलर का धब्बा दिखाई देता है तो इसे ही इफ्लोरेंस कहते हैं। यानी सैंपल ऑफ ब्रिक को लेकर 150 mm डाया वाला डिस्क में हेडवाइज स्टैंड करने के बाद उसमें 25 mm हाइट तक पानी भर दिया जाता है और यह अलाउ किया जाता है कि या तो वह पानी ब्रिक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए या तो इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद यदि पानी कुछ नहीं बचता है यानी शेष पानी नहीं बचता है तो पुनः 25 mm हाइट तक पानी भरा जाता है। फिर यह अलाउ किया जाता है कि या तो पानी ब्रिक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए या तो इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद ब्रिक के सरफेस पर यदि व्हाइट या ग्रे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं तो वही आपका इफ्लोरेंस होता है। तो ये आपका था इफ्लोरेंस टेस्ट। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बात आती है कि इफ्लोरेंस कैसे आता है ब्रिक में। तो मैंने जब
इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि यदि एल्कलीज की मात्रा अधिक होती है तो उसमें ई फ्लोरेंस की प्रॉपर्टी दिखाई देती है। यानी एल्कलीज की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें ब्रिक में आपका ई फ्लोरेंस दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि ई फ्लोरेंस को कई तरह से डिवाइड किया गया है, कई तरह से आपका क्लासिफाई किया गया है। तो इसको निम्न तरह से क्लासिफाई किया गया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको निम्न तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका नील कंडीशन। नील का मतलब कुछ भी नहीं, जीरो। यानी जो ई फ्लोरेंस का डिपॉजिट होगा, यानी ब्रिक के सरफेस पर ई फ्लोरेंस का डिपॉजिट नहीं होता है। डिपॉजिट का मतलब जमा होना, यानी ई फ्लोरेंस उत्फलन का कोई भी प्रॉपर्टी उस पर ब्रिक के सरफेस पर नहीं दिखाई देती है। दूसरी कंडीशन है आपकी स्लाइड। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रिक की सरफेस है उस पर ई फ्लोरेंस का डिपॉजिट, यानी ब्रिक के सरफेस पर ई फ्लोरेंस का डिपॉजिट एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का 10% से कम होता है। यानी स्लाइड कंडीशन में क्या होता है कि यदि ई फ्लोरेंस का डिपॉजिट एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का 10% से कम है तो उसे हम लोग स्लाइड कंडीशन बोलते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, यदि ब्रिक के सरफेस पर ई फ्लोरेंस का डिपॉजिट एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का 10% से कम है तो उसे हम लोग स्लाइड कंडीशन बोलेंगे। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि एक्सपोज मतलब बाहरी, यानी बाहरी जो सरफेस है ब्रिक की, उसकी एरिया का 10% से यदि ई फ्लोरेंस का डिपॉजिट कम है तो उसे हम लोग स्लाइड कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद जो आपकी तीसरी कंडीशन है वो आपकी मॉडरेट है। मॉडरेट में क्या होता है, जो ई फ्लोरेंस का डिपॉजिट होता है वो ई फ्लोरेंस एरिया का 10 से 50% होता है। यानी कैसे पहचानेंगे कि मॉडरेट कंडीशन है, तो यदि ई फ्लोरेंस का डिपॉजिट एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का 10 से 50% तक कवर करता है तो उसे हम लोग मॉडरेट कंडीशन बोलेंगे। उसके बाद चौथी कंडीशन है हैवी। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि हैवी कंडीशन है, तो यदि फ्लोरेंस का डिपॉजिट एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का 50% से अधिक है और ब्रिक आपकी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। यानी यदि इफ्लोरेंस का डिपॉजिट एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का 50% से अधिक है और ब्रिक आपकी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है तो इसे हम लोग बोलेंगे हैवी कंडीशन। और लास्ट कंडीशन है आपकी सीरियस। तो इसमें भी आपका जो इफ्लोरेंस का डिपॉजिट होता है वो 50% से अधिक होता है, लेकिन जो ब्रिक आपकी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो पहली कंडीशन थी नील, दूसरी स्लाइड, तीसरी मॉडरेट, चौथी हैवी, पांचवी सीरियस। तो ये आपके कंडीशन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। एक नोट पॉइंट है, देख लीजिएगा उसको भी। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग 11 ग्रेडों के बारे में अध्ययन किया था। उसी पर नोट पॉइंट आधारित है कि ग्रेड 12.5 तक जो ब्रिक होती है, 12.5 ग्रेड तक जो ब्रिक होगी उसमें जो इफ्लोरेंस का डिपॉजिट होगा, यानी जो इफ्लोरेंस होगा वो मॉडरेट कंडीशन तक परमिसिबल है। और वैसे भी नोट पॉइंट दूसरा भी देख लीजिएगा, यदि किसी भी क्लास की ब्रिक हो उसका जो इफ्लोरेंस होगा वह मॉडरेट कंडीशन तक ही परमिसिबल माना जाएगा। उसके आगे यदि उसमें इफ्लोरेंस है तो उस ब्रिक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहला नोट पॉइंट था आपका, यदि 12.5 ग्रेड तक जो ब्रिक है उसकी जो इफ्लोरेंस होगा वो मॉडरेट कंडीशन तक परमिसिबल है। और दूसरा आपका नोट पॉइंट है, ग्रेड 12.5 से ऊपर की जो ब्रिक है उसमें जो इफ्लोरेंस का डिपॉजिट है वो आपका स्लाइड कंडीशन तक परमिसिबल है।
यानी स्लाइड कंडीशन तक परमिसिबल है। तो यही आपका नोट पॉइंट था। पहला था ग्रेड 12.5 तक की जो ब्रिक है उसमें जो इफ्लोरेंस का डिपॉजिट है वो मॉडरेट कंडीशन तक परमिसिबल है, और जो 12.5 ग्रेड के ऊपर की ब्रिक है उसमें स्लाइड कंडीशन तक आपकी इफ्लोरेंस परमिसिबल है। उसके बाद आपका लास्ट जो फिजिकल टेस्ट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, उसके बाद लास्ट है आपका डायमेंशन टेस्ट। तो उसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे होता है डायमेंशन टेस्ट? तो जो सैंपल है ब्रिक का उसको ले लेते हैं। उसके बाद उस ब्रिक को, क्योंकि डायमेंशन ही हमें इसमें चेक करना है, तो उस ब्रिक को लेंथ वाइज, ब्रीथ वाइज और थिकनेस वाइज हम लोग उसको अरेंज कर लेते हैं। तो आपकी जो आईएस कोड के अनुसार लेंथ में जो छूट है उसको देख लेते हैं, ब्रीथ में जो छूट है उसको देख लेते हैं, और थिकनेस में जो छूट है उसको देख लेते हैं, और टॉलरेंस के बारे में देख लेते हैं। टॉलरेंस की हिंदी होती है छूट। तो यदि स्टैंडर्ड ब्रिक के बारे में बात की जाए तो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज आपका होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। तो यदि स्टैंडर्ड ब्रिक के लेंथ के बारे में बात की जाए, विड्थ के बारे में बात की जाए और हाइट के बारे में बात की जाए, तो यदि लेंथ के बारे में बात की जाए तो यदि 20 ब्रिक का सैंपल लें हम लोग, 20 ब्रिक का सैंपल लें तो उसका टोटल लेंथ देखेंगे तो 19 गुना 38 380 सेंटीमीटर आएगा। यदि विड्थ के रूप में टोटल लेंथ को देखें तो 20 आपकी 9 सेंटीमीटर है तो 180 सेंटीमीटर आएगा। और यदि हाइट के बारे में देखें तो टोटल हाइट भी आपकी 180 सेंटीमीटर आएगी। इसको हटा दीजिए, सीधा ये टॉलरेंस देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ब्रिक के टोटल लेंथ 380 सेंटीमीटर होगी, टोटल विड्थ 180 सेंटीमीटर होगी और टोटल हाइट भी 180 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी समझ में आ गया होगा। 20 ब्रिक का जो सैंपल ले रहे हैं तो 19 एक ब्रिक की जो लेंथ होती है 19 सेंटीमीटर होती है, तो 20 ब्रिक को रखेंगे लेंथ वाइज तो 19 गुना 38 380 सेंटीमीटर टोटल लेंथ हो जाएगी। यदि टोटल ब्रिक यानी चौड़ाई देखी जाए तो एक ब्रिक की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है, यानी ब्रिक आपकी इसी प्रकार से होती है। ये आपकी जो लेंथ होती है 19 सेंटीमीटर होती है, और जो हाइट होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, या जो चौड़ाई होती है 9 सेंटीमीटर होती है। जब चौड़ाई में इसको लगाएंगे, अरेंज करेंगे तो टोटल चौड़ाई 180 सेंटीमीटर आएगी। हाइट में लगाएंगे तो टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर आएगी। और जो आईएस कोड ने छूट दिया है वो दिया है प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। यानी यदि 20 ब्रिक का सैंपल ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम देख लें, यदि 20 ब्रिक का सैंपल लिया हम लोगों ने तो उसकी टोटल लेंथ होनी चाहिए 380 सेंटीमीटर। लेकिन टेस्टिंग करने के बाद उस आईएस कोड के अनुसार कितना लेंथ आना चाहिए तो परमिशन होगा, यानी 8 घटाएंगे तो 372 सेंटीमीटर तक यदि उसकी लेंथ आ रही है तब तो वो जो ब्रिक होंगी वो परमिसिबल है, यानी उस ब्रिक का यूज हम लोग कर सकते हैं। यदि 372 से थोड़ा भी कम हुआ तो उस ब्रिक का यूज हम लोग नहीं करेंगे। प्लस माइनस का मतलब यदि 388 भी आ रहा है तो भी परमिसिबल है, और 372 आ रहा है तो भी परमिसिबल है। यदि विड्थ के बारे में बात की जाए टोटल विड्थ 20 ब्रिक का 180 होना चाहिए, और टेस्टिंग करने के बाद कितना तक आ रहा है तो परमिशन होगा। यदि 176 तक आ रहा है तो परमिसिबल है, या 186 तक आ रहा है, 184 तक आ रहा है तब भी परमिसिबल है। यानी 4 बढ़ भी सकता है, 4 घट भी सकता है, तब तक तो परमिसिबल है। और हाइट में भी इसी प्रकार से होगा, यदि 4 बढ़ रहा है तब भी परमिसिबल है, और यदि 4 घट रहा है तब भी परमिसिबल है। तो यही आपका मतलब था। आईएस कोड ने जो टॉलरेंस दिया है प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 12। यदि सिंपली बात की जाए तो सिंपल रूप से जो परमिसिबल टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। यानी जो सिंपल रूप से जो टॉलरेंस दिया गया है वो प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 दिया गया है। लेकिन जो आईएस कोड ने आपका कंफर्म किया है वो प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, 2 टेस्ट आपके और है, साउंडनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। ये भी आपका साउंडनेस टेस्ट में क्या होता है कि यदि 2 ब्रिक को लिया जाए और उसको आपस में लड़ाया जाए या क्या किया जाए, टकराया जाए,
यानी दो ब्रिक को आपस में टकराने पर उसमें जो साउंड होना चाहिए वो मेटेलिक साउंड होना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट में यही चेक किया जाता है। और चौथा टेस्ट है आपका हार्डनेस टेस्ट। तो ये जो आपके अलग टेस्ट है साउंडनेस और हार्डनेस। तो हार्डनेस टेस्ट में यदि उस ब्रिक के सरफेस पर नाखून से खुरचा जाए तो उस ब्रिक पर नाखून के निशान नहीं बनने चाहिए। हार्डनेस टेस्ट के अंतर्गत यही चेक किया जाता है। तो ये अब हम लोगों ने पढ़ा टेस्टिंग के बारे में। उसके बाद आपका बचा हुआ है डिफेक्ट्स इन ब्रिक, यानी ब्रिक में कौन कौन से दोष हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सम प्रोडक्ट, क्ले प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्ले, यानी क्ले के कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बचा हुआ है डिफेक्ट ऑफ ब्रिक, यानी ब्रिक में कौन कौन से दोष हैं, कैसे वो आते हैं और किस प्रकार से वो आते हैं दोष उस ब्रिक में कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और एक और टॉपिक बचा हुआ सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्ले, यानी क्ले के कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के बारे में भी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ ही आपका ब्रिक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।